गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम कुछ चैप्टर्स इसके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, वो कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के टाइम हमारी इंडियन इकॉनमी के हालात किस तरह के थे, हमारी इंडियन इकॉनमी कैसे थी, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। इस चैप्टर में हमें इकॉनमी के बारे में बेसिक बातें पता लगेंगी कि हमारी इकॉनमी किस तरह के फ़ीचर्स थे, कि क्या क्या बात, मतलब इकॉनमी के हालात कैसे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, ऑक्यूपेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। अब इसमें आपको बड़े बड़े ये पैराग्राफ्स में लिख के बताया हुआ है हर चीज़। मैं ये नहीं कि एक एक लाइन रीड करूँगा, मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि चैप्टर्स के अंदर किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि बुक आप सबके पास है, रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी यह है कि जो हमें लिख के बताया गया उसके अंदर बात क्या बताई गई है, क्या समझाया गया है, वो अंडरस्टैंड करना। और एग्ज़ाम में आप खुद की लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि डिट्टो लैंग्वेज बुक की कोई लिख नहीं सकता, और इतनी लिखनी कोई कंपलसरी भी नहीं कि डिट्टो बुक में जो लिखा है वैसे ही लिखें। और ये बुक में टोटली चैप्टर सारे थ्योरेटिकल है, पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बुक में कई चैप्टर्स में को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे टॉपिक्स को लेके। इसीलिए शुरू से इसके हर एक चैप्टर के जो मैं टॉपिक करवाऊँगा उनको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको आगे जाकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहला, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हालात कैसे थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा देश जो था कृषि प्रधान देश था। हम जानते हैं आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश ही है। ब्रिटिशर से आने से पहले हमारे देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वाइब्रेंट और प्रॉस्परस का मतलब बहुत ज़्यादा उभर रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन था। लोग एग्रीकल्चर की वजह से सेल्फ सस्टेन थे, खुद का खाया खुद का उगाया। और इसके अलावा हमारे देश में इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत अच्छा चल रहा था। और इंडस्ट्री हमारे देश में ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की थी, जो हाथ से इस्तेमाल चीज़ें बनाई जाती है, और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी विदेशों में। इसीलिए हमारे देश का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा चल रहा था। ग्लोबल रेपुटेशन थी हमारे देश के बनाए हुए सामानों की, हमारे देश से जो भी चीज़ें बन के बाहर बिकती थी। इसके अलावा हमारे देश में सिल्क का व्यापार, सिल्क का काम, कॉटन का काम, टेक्सटाइल का, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। मेटल से लेके प्रीशियस स्टोन, जिनको कहते हैं जेम स्टोन्स, उन सब के काम भी हमारे देश में होते थे, और बहुत ज़्यादा पूरे देश ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस थे, और ये सब चीज़ें बिकती थी। पर अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक्सप्लॉयट किया, इंडस्ट्री सेक्टर को भी अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉयट किया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में ले जाने लगे। इंपोर्ट हमारा ख़राब कर दिया, एक्सपोर्ट हमारे ख़राब कर दिए। बहुत सारी चीज़ों का हमारे देश को नुकसान हुआ। हमारे देश जहाँ पहले इंडस्ट्री सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था, इन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी ख़त्म होने लग गया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों के ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि दोनों के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, उन दोनों के ख़त्म होने की वजह से हमारी जो इकॉनमी जो थी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक गई, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड हो गई। स्टैग्नेंट और बैकवर्ड मतलब जब इकॉनमी ग्रो ही नहीं करती, उसे स्टैग्नेंट स्टेज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी इंडियन इकॉनमी के फीचर्स क्या थे। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर आ रहा है इसमें स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है इस तरह की इकॉनमी जो ग्रो नहीं कर पा रही, जिसमें लोगों की इनकम जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही, इनकम उतनी की उतनी ही है। क्योंकि हमारी इकॉनमी जो थी, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात बता रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात बता रहे हैं। इसमें आज़ादी के बाद पता है ब्रिटिशर्स, आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में। हमारी इकॉनमी स्टैग्नेंट इकॉनमी थी, मतलब ग्रो नहीं कर पा रही थी। जिस इकॉनमी में लोगों की पर कैपिटा इनकम ग्रो ना कर पाए, उसे स्टैग्नेंट इकॉनमी कहा जाता है। ज़्यादातर जो काम थे, लोगों के काम धंधे थे, वो सब बंद हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे हमारे देश की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर चुके थे कई चीज़ों का, बिजनेसेस का।
अब यहाँ पे बताया गया, क्या बताया हमें कि कंट्री में एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। मतलब हमारी जीडीपी बहुत कम हो चुकी थी। पर कैपिटा इनकम जो थी उस वक्त 0.5% के हिसाब से लोगों की बढ़ रही थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो उनका तो मतलब मेन ये मकसद यही था कि वो सिर्फ अपने खुद के मतलब के लिए देश का इस्तेमाल कर रहे थे। देश को ग्रो करने से उनका कोई लेना देना नहीं था। पर दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शिरेज, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, ये सब कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कोशिश किया था, उस टाइम अटेम्प्ट किया था हमारे देश की एस्टीमेट नेशनल और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि इन सब के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा भेदभाव थे, पर इन सब ने कोशिश की थी हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत ज़्यादा लो था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इकॉनमी के आज़ादी के जब तक आज़ाद होने वाले थे हम, तब तक इकॉनमी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकॉनमी। हमारी इकॉनमी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड का मतलब यही होता है जब इकॉनमी में लोगों की पर कैपिटा इनकम लो हो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड एवरेज से। अब उस वक्त लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कम थी। कितनी थी? पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 230 ऑन एन एवरेज एक इंसान की इनकम थी। इसीलिए इंडियन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माना गया। 1947 से 48 की बात है ये जो पर कैपिटा इनकम थी। इसके अलावा ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा गरीब थी। उनके लिए सफिशेंट फूड, कपड़ा, मकान, वही रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और इस वजह से और इसके अलावा जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, इस वजह से कई सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दूसरा तो ये था बैकवर्ड इकॉनमी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हम शुरू में पढ़ चुके हैं थोड़े इंट्रोडक्शन में कि हमारा देश जो था कृषि प्रधान देश था, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। करीब 72% पॉपुलेशन जो थी देश की वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी और एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 50% तक था। ये चीज़ शो कर रहा था कि हमारी इकॉनमी बैकवर्ड है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं उनका एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड देशों के। अंडर डेवलप्ड देशों का एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा होता है, जैसे हमारे देश में। लिखा द सेक्टर सफ़र्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर को भी बर्बाद किया गया था। प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पर कितना अनाज उग सकता है। उस टाइम इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो लोगों के पास थी नहीं जैसे आज है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी लो थी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत बुरा हाल था। ब्रिटिशर्स के रूल की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पा रहा था। खासकर हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो थे वो बर्बाद हो चुके थे और ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ था, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो उनके इंग्लैंड में फैक्ट्रीज चलती थी जिनका सामान ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचते थे, उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी था जो हमारे सामान की रेपुटेशन है या उसकी जो सेल है वो कम हो। इसीलिए उन्होंने कई तरह के टैक्सेस, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस के ऊपर, जिस वजह से वो ग्रो नहीं हो पाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये भी सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी। हैवी इंडस्ट्री जो थी उनमें ग्रोथ ना के बराबर थी। हैवी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, नाम की हैवी इंडस्ट्री थी उस वक्त। जैसे बात करें टाटा कंपनी हो गई, ये सब बहुत पुरानी कंपनीज है। आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारी कंपनीज बहुत पुरानी हैं। गिनती की कंपनियां थी इस तरह की जिनकी ग्रोथ बहुत कम थी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट के ऊपर हम डिपेंड हो गए थे। इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थी। मशीनरी हमारे देश में नहीं बनती थी, तो बिज़नेस के लिए मशीनरी की बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आर्म फोर्सेस, हथियार जो थे कंट्री के डिफेंस के लिए, वो भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। कई तरह के कंज्यूमर गुड्स जैसे सिलाई की मशीनें हो गई, दवाइयाँ हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, साइकिल्स हो गई, ये सारी की सारी इंपोर्ट की जाती थी अब्रॉड से। आज के टाइम में यहाँ पे सब कुछ बनता है।
पर उस वक्त ये सब चीज़ें इंपोर्ट की जाती, तो इसीलिए हमारे काफ़ी सारा देश का जो इनकम का हिस्सा होता था वो इंपोर्ट के ऊपर खर्च होता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। अब हम जानते हैं हमारा जो एक्चुअल में हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो ग्रामीण क्षेत्र से है। सब पहले विलेजेस होते थे, शहर ज़्यादा होते नहीं थे। 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन जो थी वो शहरों में रहती थी, बाकी की सारी 86% रूरल एरियाज़ में रहती थी। रूरल एरियाज़ में होने की वजह से लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी ग्रो करने की, सारे के सारे सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही लगे रहते थे, जिस वजह से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बर्डन पड़ता था और इस वजह से पॉवर्टी भी बढ़ती थी। फिर सेमी फ्यूडल इकॉनमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वाज नाइदर होली फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। कम इकॉनमी ना ही पूरी फ्यूडल थी ना ही कैपिटलिस्ट थी। फ्यूडलिज्म आपको पता है, सामंतवाद। लिखा है ये मिक्स इकॉनमी हो गई थी। इस तरह की इकॉनमी है, इसकी वजह से मिक्स्ड फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन लीड टू बैकवर्डनेस। इन दोनों की इस तरह की इकॉनमी की वजह से, जहाँ फ्यूडलिज्म भी पूरा नहीं था और कैपिटलिज्म भी पूरा नहीं था। कैपिटलिज्म ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्रो करना। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, दोनों थे हमारे देश में चल रहे, जिसका सारा का सारा बर्डन एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता था। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत लो जाता रहा। तो इन ब्रीफ हम ये देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले हमारे देश की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तक कि रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें डेवलप तो हुई थी, पर इन चीज़ों को डेवलप करने के पीछे अंग्रेज़ों का मकसद एक्सप्लॉयटेशन था। उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई अपने खुद के मतलब के लिए थी, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए, जिस वजह से हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे जाता रहा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।